अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम में हम बैनुल अक़वामी सतह पर डाली गई एक कार्रवाई का जिक्र करेंगे जिसमें जनरल आसिम मुनीर और उनके लिए प्रोपेगेंडा फैलाने वाली टीम रंगे हाथों पकड़ी गई है। और ये मामला है राइटर्स न्यूज एजेंसी, जो कि बहरहाल बहुत ही क्रेडिबल न्यूज एजेंसी है दुनिया में। अमूमी तौर पर पाकिस्तान के हवाले से भी उनकी खबरें बेहतर होती हैं, ज़्यादातर दुरुस्त होती हैं। कभी कभार थोड़ी बहुत गलत फहमी या कुछ गलती हर किसी से हो जाती है, लेकिन आज राइटर्स ने एक ऐसा आर्टिकल छापा है और मैं हैरान हूं कि वो बहुत अच्छे जर्नलिस्ट के नाम से छपा है, जो कि जिसके ऊपर देखिए, तबसरा करना या तज्जिया करना हर किसी का हक है। और तबसरा करके आप किसी की लिखी हुई किसी बात से डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन यह मामला ओपिनियन के ऊपर होता है, राय के ऊपर होता है, फैक्ट्स के ऊपर नहीं होता। ये नहीं होता कि कोई सहाफी उठ के कोई ऐसी बात लिख दे जो कि फैक्चुअली वो स्टेट कर रहा हो कि जी ये 100 बंदे जो हैं ना वो इधर से उधर चले गए हैं और ऐसा कोई वाक्य ही ना हुआ हो। मैं मिसाल देने के लिए बात कर रहा हूं। एक एक फैक्ट जो रिपोर्ट किया गया, लिखा गया राइटर्स के अंदर, उसमें से ज्यादातर फैक्ट्स आप कह रहे हैं कि गलत है। एटलीस्ट 80% मैंने देखा कि फैक्ट्स को गलत स्टेट किया गया है। मैं आपके सामने बजाय उसको आर्टिकल को पूरा पढ़ने के, मैं उसका क्रक्स और अहम फिक्रे आपके सामने रखूंगा और उसको एनालाइज करता जाऊंगा। मेरे लिए ये दोनों सहाफी आसफ शहजाद साहब और अरीबा शाहिद साहिबा कराची से हैं, मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है। मैं भी कभी लिखने में गलती कर सकता हूं, उसके ऊपर तनकीद होनी चाहिए, लेकिन मैं वाजे कर दूं कि आज मैं तनकीद नहीं कर रहा। उन्होंने गलत लिखा है, उस गलत को मैं एविडेंस के साथ, हकाइक के साथ आपके सामने सिर्फ पेश कर रहा हूं। और मुझे अफसोस है कि राइटर्स जैसा इदारा जो है वो इस तरह की चीज के लिए इस्तेमाल हुआ है। खबर का इनवान है, इनसाइड एज पाकिस्तान आर्मी चीफ टर्न्स ऑन हार्ड लाइन इस्लामिस्ट ग्रुप, ब्लास्फेमी केसेस प्लम्प्ड। अब वो कहना चाह रहे हैं कि जैसे ही पाकिस्तान के आर्मी चीफ हार्ड लाइनर्स के पीछे लगे हैं, तो जो ब्लास्फेमी केसेस रजिस्टर्ड हो रहे थे उनके इंदराज में कमी आई है। इस हवाले से हकाइक क्या है मैं आपके सामने रखूंगा। इस तरह की खबर का ज्यादातर पूरा मकसद ही ये होता है कि अगर किसी, हम जब काम करते थे तो होता क्या था कि कोई शख्स, कोई रिपोर्टर मेहनत करके कोई खबर लेके आता है और कोई नेटवर्क, कोई माफिया एक्सपोज करता है। और सब जरा माफिया पाकिस्तान के अंदर हुकूमत के साथ या हुकूमती इदारों या हुकूमती डिपार्टमेंट के साथ मिले होते हैं, तो 2-4 रिपोर्टर ऐसे ही फिर रहे होते हैं। वो आते हैं और वो मुतलका गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से राब्ते में आते हैं और वो अगले दिन खबर छाप देते हैं कि नहीं जी फलां 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 पॉइंट गलत है। मतलब वो हुकूमत के या फौज के या इन इदारों के स्पोक्समैन बन के फिर रहे होते हैं और किसी शख्स के या किसी डिजिटल मतलब मीडिया आउटलेट के किसी तहकीकाती काम को, किसी प्रोफेशनल काम को लेट डाउन करने के लिए इस तरह की हरकत करते हैं जो कि किसी भी तौर पे सहाफत के शोबे के अंदर कदर की निगाह से नहीं देखी जा सकती। अब बुनियादी तौर पे 2024 जुलाई 29 जुलाई को फैक्ट फोकस ने ये रिपोर्ट किया और उसके बाद से फैक्ट फोकस की एक टीम, कंदील अजीम उसको हेड कर रही है, मुसलसल रिपोर्टिंग कर रही है जो काम इस हवाले से हो रहा है। एक ऐसे वक्त में ये रिपोर्टिंग शुरू की जबकि पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया तो दूर की बात, इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स जो कि पाकिस्तान में काम कर रहे हैं और रिलेटिवली कम प्रेशर में होते हैं, जिस तरह न्यूयॉर्क टाइम्स है, जिस तरह वाशिंगटन पोस्ट के वहां लोग हैं, जिस तरह ये राइटर्स के लोग हैं, इनमें से भी कोई एक शख्स उसको हाथ लगाने को तैयार नहीं था। डिजिटल मीडिया नेटवर्क जो दूसरे थे, कोई उस पर बात करने को तैयार नहीं था। ये ऐसा टॉपिक था, उसके ऊपर मुसलसल रिपोर्टिंग की गई। और आप ये देखें कि जब वो तमाम हकाइक सामने आ गए, जो चोरी थी चंद लोगों की, चंद FIA के आला अफसरान की मिलजुल के ब्लास्फेमी गैंग के चंद अफराद के साथ वो अया हो गई, जब हनी ट्रैपिंग नेटवर्क्स को अया कर दिया गया, एक्सपोज कर दिया गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर वो तमाम रिपोर्ट्स, तमाम शवाहिद पेश हो गए, तो उसके बाद असल मामला आया कत्ल के केसेस का, जिसमें बच्चों को उठा कर कत्ल किया गया था। उसके भी अनडिनाएबल एविडेंस जो है वो अवाम के सामने रखे गए और उसके बाद डर खौफ की वजह से कुछ मामलात बदले जरूर, लेकिन उनकी हकीकत क्या है, असल सूरत हाल क्या है, वो मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। और जो मेन लाइन इसमें खबर में ली गई है कि हार्ड लाइनर्स के ऊपर कोई एक्शन हो रहा है, मैं आपके सामने एक एक फैक्ट को डिस्कस करके आपको दावत फिक्र दूंगा कि आप खुद सोचें कि क्या वाकयातन कोई एक्शन हो रहा है या
जिस तरह माजी में भी हमेशा दहशतगर्द ग्रुपों, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुपों को इस्तेमाल किया जाता था और जब जरूरत पड़ती थी थोड़ी बहुत गोशमाली करके उनकी और दोबारा उनको मेन स्ट्रीम में काम करने दिया जाता था। मैं आपके सामने बाकायदा जो रिसेंट लेटेस्ट इंसिडेंट्स हैं वो रखूंगा, लेकिन मैं खबर के अहम पहलू जो है वो पहले आपको वन बाय वन करके बताता जाऊं। लेकिन ये बात जरूर मैं आपसे कहूंगा कि बहुत सारे लोग पाकिस्तान के मौजूदा मसाइल के बहुत सारे हल पेश करते हैं। कोई इकोनॉमी के अंदर बुनियादी तब्दीली, इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर बुनियादी तब्दीली लाने की बात करता है, कोई मोहसिन नकवी साहब की तरह जनरल आसिम मुनीर के जो इलेजिटिमेट रूल को पक्का करने के लिए नए सूबे बनाने और सदारती निज़ाम लाने और पूरा निज़ाम ही तब्दील कर देने की बात करता है। इतने मुंह उतनी बातें हैं। मैं ये समझता हूं, और मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर तहकीक के शोबे में, सहाफत के शोबे में बहुत माइन्यूटली काम किया है, मैं उनकी राय की रोशनी में समझता हूं कि दो बुनियादी 3 स्टेप्स लिए जाने हैं। एक ये, सिर्फ एक ये जो तारीफें कर रहे हैं लोग, काश इनके दिल में थोड़ा सा, मतलब सिर्फ ताकतवर को खुश करने की एक खलश होती है इंसान के दिल में कि मुझे कोई प्रिविलेज मिल जाएगा, वो खत्म करके एक लम्हे के लिए अगर पाकिस्तान के लिए सोचे, एक लम्हे के लिए, तो सिर्फ 2 बुनियादी नुक्ते हैं। और पहला नुक्ता यही है जिस बात को इस खबर में मौजू बनाया गया है कि पाकिस्तान की फौज इन इंतहा पसंद इस्लामिस्ट ग्रुपों से हाथ उठा ले, सिर्फ हाथ उठा ले। करना इन्होंने कुछ नहीं है। हमारी पुलिस, चारों सूबों की पुलिस सब कुछ कर सकती है, सिर्फ ये पेट्रोनाइज करना बंद कर दें ये दहशतगर्द ग्रुपों को और इस तरह के ब्लास्फेमी गैंग जो लीगल कमीशन ऑन ब्लास्फेमी के नाम से काम कर रहे हैं। सिर्फ पेट्रोनाइजेशन थोड़ी सी कम भी कर दे तो पाकिस्तान आगे की तरफ चलेगा। ये पहला स्टेप है और फौज तमाम बिजनेस कारोबारों से बाहर निकल जाए। ये 2 बुनियादी 3 स्टेप्स हैं। जिस दिन हो गए, यहां तो ये सूरत हाल है, फौज ने व्हील अगर बैठाए हुए हैं, वो रोजाना बैठ के जो फौज के कारोबार हैं उनके औसाफे हमीदा लोगों को बताते हैं। वो बताते हैं ये किस तरीके से बहुत जरूरी है। वो ये तासुर देते हैं जो कि फौजी जनरल हमेशा से हम जैसे लोगों को भी समझाते रहे और बताते रहे कि बजट इतना ज्यादा है, पूरा नहीं हो सकता। तानू नहीं पता कि जो टैंक हैं ये नहीं बनेंगे, ये मिसाइल नहीं बनेंगे अगर FFC के फौजी फाउंडेशन के कारोबार नहीं चलेंगे। ये 2 बुनियादी स्टेप्स हैं। इसके बाद सिस्टम बिल्कुल ठीक नहीं हो जाएगा, फिर सफर शुरू होगा। पाकिस्तान की फौज पिछले 3 सालों के अंदर जो पेट्रोनाइजेशन थी एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स की, वो बकदरे बढ़ती चली गई है आज के दिन तक। उसमें उसका रुक जाना तो दूर की बात है, किसी तरह की कमी भी नहीं आई। इसके ऊपर आगे चल के बात करते हैं। ये क्या कह रहे हैं? When blasphemy allegations against a Christian family prompted a mob of hundreds to assemble in Pakistan's teeming metropolis Karachi last month, officers knew they might only have a minute to save the 4 women and 1 child who were targeted। खबर का तरीकाकार शुरू करने का इंटरनेशनल मीडिया में ये होता है कि आप किसी एक वाक़े से, किसी एक ऐसी चीज़ से जो लोगों की अटेंशन ग्रैब करे, आप वो बयान करते हैं ताकि लोग ये पढ़ना शुरू करें और देखना शुरू करें कि आगे क्या आ रहा है। इसको अनेक्डोट कहते हैं सहाफ़ती टर्म के अंदर, और इसका मकसद सिर्फ लोगों की अटेंशन ग्रैब करना होता है कि 4 ख़वातीनें फंसी हुई हैं, चारों तरफ से मॉब है, 1 मिनट से भी कम टाइम है, तो ये वो शुरू कर रहे हैं। मकसद क्या है वो आपको आगे समझ आएगा। बट एज द पुलिस ऑफिसर, Malik हैं कोई, and his unit confronted the crowd on a narrow street, Malik recalled he sensed chance to end the situation peacefully. Surprisingly for himself, Malik said in an interview that the people listened with no instigation। वो बता रहा है मलिक जो है कि मैंने ये तकरीर की है तो अब लोगों ने मेरी बात सुनी है। अब आ जाएं जी असल मकसद जो है इस रिपोर्ट का। The country's Islamist groups have long been backed by the powerful military to keep the civilian government in check and occasionally to stoke tensions with the hostile nations, analysts say। अब वो उस हकीकत को बयान कर रहे हैं जो मैंने भी आपको अभी थोड़ी देर पहले बताई कि जो भी लोग इस निज़ाम को गौर से समझते हैं वो ये कहते हैं कि तबाही और बर्बादी की बुनियाद इस्लामिस्ट ग्रुपों को, जो इस्लामिस्ट ग्रुपों से मुराद ये भी ये गलत फहमी पैदा करते हैं। कोई किसी को नहीं कह रहा, अगर कोई इस्लाम के खिलाफ हो तो वो कहे मस्जिदें ख़त्म कर दो, वो कहे ये रिलीजियस एजुकेशन के जो आपके ये ख़त्म कर दो, उसमें रिफॉर्म की बात ज़रूर होती है। कोई कहे जी ये पाबंदी लगा दो, कोई कहे जी ये हिजाब के ऊपर ये बात, ये सब हमारा कल्चर है। मजहब से कभी किसी को प्रॉब्लम नहीं है, मारा मारी से प्रॉब्लम है। लफ्ज़ मोहम्मद को लेके इंसानियत के खोपड़ियों के मीनार खड़े करने पे प्रॉब्लम है। इस्लाम को दहशतगर्द तरीन मजहब जो है उसका चेहरा, एक गलीज तरीन चेहरा दिखाने पे कि इससे गलीज कोई फिलॉसफी नहीं हो सकती कि काट दो मार दो,
उससे प्रॉब्लम है। मजहब इस्लाम से किसी को प्रॉब्लम नहीं, कोई मस्जिदों के खिलाफ बात नहीं कर रहा, कोई मजहब के खिलाफ, कोई मजहबी टीचिंग के खिलाफ बात नहीं कर रहा। चंद सहाफ़ी हैं, चंद सियासतदान हैं, चंद मजहबी जमातों के एक्टिविस्ट हैं, और फौज की एक पेट्रोनाइजेशन है इन एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स को, जो कि नफरत और हकारत इस्लाम के बारे में पूरी दुनिया के अंदर मुसलसल फैलाती चली जा रही है। पहला मरहला जो है वो इन ग्रुपों के ऊपर से हाथ उठाना है। द मोमेंट हाथ उठाया गया, सब कुछ क्लीन कर सकती है पुलिस। एक मरतबा फिर से जाके जो स्कैंडल था डॉन लीक्स का वो पढ़ लें कि उसके अंदर क्या बात हुई थी, किसने क्या बात की थी, और क्यों फिर मतलब है कि पनामा पेपर आया, और फिर क्या 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 हो गया। सब कुछ किया जा सकता है, पुलिस सब कुछ कर सकती है, मसला सिर्फ फौज की पेट्रोनाइजेशन है। और मैं आगे चल के बताऊंगा कि पिछले 3 साल में वो किस तरह बढ़ी है। अब ये बता के ये कि जी ये पहले होता था इस तरह का कोई मामला कि फौज इनको सपोर्ट करती थी, लेकिन अब क्या सूरत हाल है जी, अब वो बता रहे हैं। बट द groups have retreated to the shadows after crackdown that 4 government and security sources said was overseen by the army chief field marshal Asam Munir। वो कह रहे हैं कि ये सब प्रॉब्लम है थे, लेकिन एक क्रैकडाउन हुआ है कोई, उसके बाद से जो मामलात हैं वो बेहतरी की तरफ गए हैं, और सिक्योरिटी फोर्सेस ये काम कर रही हैं, और इसके ऊपर जो है बेहतरी आ रही है। मैं इससे पहले कि आगे चलूं, बात कंफ्यूजन में चली जाएगी, मैं फैक्ट्स बयान करना शुरू कर दूं। आगे जाके नाम भी लिखा हुआ है, जब वो आएगा मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले है जी लश्कर जंगवी, जहां पे ऑपरेट कर रही थी, जिस तरह ऑपरेट कर रही थी, उसी तरह से वो मामलात जारी हैं। उनके ऊपर कुछ इस तरह के मामलात हैं, उनको जवाब इस तरह से मिलता है कि आज से नहीं, ये फिक्रा गौर कीजिएगा क्योंकि इसको कंफ्यूज किया जाएगा, आज से, पिछले 3 साल से नहीं, 7-8 साल से वो उस तरह से ऑपरेट नहीं कर पा रहे। जिस तरह उनकी प्रेजेंस थी, जिस तरह अब है, वो उसी तरह से मौजूद है। आगे चलें, लश्कर तैयबा का नाम बेकायदा नीचे आ रहा है। लश्कर तैयबा के जो लोग हैं वो घर दमाद हैं जर्नेलों के, और लाहौर का जो जौहर टाउन का इलाका है जहां पे ये लोगों को रखा गया हुआ है, चाहे वो हाफिज सईद हों या दूसरे दहशतगर्द हों लश्कर तैयबा के, ना सिर्फ वो ओपनली रह रहे हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं एक काम कर रहा था, मैं मुकम्मल नहीं कर सका, उसकी कुछ वीडियो फुटेजेस भी हैं, मैं वो आपके सामने पेश करूंगा अगले किसी व्लॉग में, कि उनको जो प्रोटोकॉल हासिल है लाहौर के अंदर लश्कर तैयबा के इन दहशतगर्दों को, जिस प्रोटोकॉल में पिछले 3 सालों में आसम मुनीर के आने के बाद मजीद इजाफा हुआ है, वो प्रोटोकॉल पाकिस्तान में कभी किसी को नहीं दिया गया। इवन फौजी जर्नेलों को खुद वो प्रोटोकॉल नहीं दिया गया हुआ। आम शहरियों को, उनके लिए बकायदा लाहौर के इन द हार्ट ऑफ लाहौर उनके लिए बड़े बड़े पार्क बनाए गए हैं जहां पे वो वॉक कर सकें, और उस शहर, उस इलाके में रहने वाले लोग उन पार्क से गुजर तक नहीं सकते। हालांकि वो कोई चंद सालों या दहाइयों से नहीं, लंबे अरसे से वो लोगों के गुजरने की जगह है, लोगों का रास्ता है, वहां से पैदल लोग चल के एक से दूसरी जगह जाते हैं। उनके लिए वो सब कुछ बंद कर दिया गया है। कोई भी शख्स जाके हाफिज सईद की रहाइशगाह और देगर जो दहशतगर्द वहां मुकीम है, कोई भी साफी, ये अरीबा शाहिद साहबा, ये आसिफ शहजाद साहब जाके देख लें, और किसी शख्स का वहां इंटरव्यू कर लें। मैंने इंटरव्यू किए तो बात कर रहा हूं, मैं फैक्ट्स रख रहा हूं आपके सामने कि पिछले 3 साल में उस प्रोटोकॉल में कितना इजाफा हुआ है जो लश्कर तैयबा को पाकिस्तान फौज और ISI वहां पर फराहम कर रही है। आगे चल के इन्होंने बात की है तहरीक लब्बैक की, लेकिन मैं अभी बयान कर दूं क्योंकि मेरा असल मकसद जो ब्लास्फेमी केसेस के बारे में इन्होंने झूठ बोला है वो आपके सामने एक्सपोज करना है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है, TLP, फौज ने खुद क्रिएट किया, फौज ने खुद पाकिस्तानियों को मरवाया, तहरीक लब्बैक के जरिए पाकिस्तानी शहरियों को मरवाया, पाकिस्तान के पुलिस के अफसरान को मरवाया, पाकिस्तान की पुलिस के 20 अफसरान की कमर की हड्डियां टूटी हैं, घर के अंदर पड़े हुए हैं, पाकिस्तानी फौज ने यह तहरीक लब्बैक के जरिए करवाया। अभी एक ड्रामा किया जाता है जिसका हिस्सा, उस ड्रामे का हिस्सा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चंद लोग, पता नहीं किस तरह से वो बन गए सोशल मीडिया के ऊपर, और उन्होंने उसको बहुत ज्यादा फैलाया, चंद सहाफियों ने भी फैलाया। बिल्कुल झूठ के ऊपर मबनी एक वाकया, कोई वाकया मुरीदके के अंदर इस तरह का पेश नहीं आया जिस तरीके से PTI के लोगों ने सोशल मीडिया के अंदर पेश किया। वहां पे गोलियां चलने की वीडियोस दिखाई जा रही हैं, 100% जेन्युइन वीडियोस है। कोई एक डेड बॉडी, सिर्फ एक डेड बॉडी जो उन्होंने खुद वहां पे क्रिएट की, उन्होंने खुद वीडियो रिलीज की, उसके अलावा कोई एक डेड बॉडी दिखा दी जाए। लोग आंसू गैस से बेहोश पड़े हैं जो बाद में अस्पताल जाए गए, सेहतमंद होकर घरों को चले गए, उसको इन्होंने चंद सहाफियों ने
जो फौज के लिए काम कर रहे थे, और पीटीआई के सोशल मीडिया ने इस तरह से पेश किया कि बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है। शायद कुछ लोग बददियानती नहीं भी कर रहे होंगे पीटीआई के, वो बुनियादी तौर पे जो उनके खिलाफ ऑपरेशन हुआ था ब्लू एरिया में, वो उसके तनाजुर में ये देख रहे हों कि जी किसी के ऊपर भी कोई इस तरह का क्रैकडाउन हो रहा है, ये समझे बगैर कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी है। मैं तरीके इंसाफ की सियासत से बिल्कुल मुखालफत रख सकता हूं, लेकिन मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि कोई भी शहरी जो एहतजाज का हक इस्तेमाल कर रहा है उसके ऊपर ताकत का इस्तेमाल किया जाए। वो एक सियासी जमात है, वो इस चीज में तफरीक नहीं कर सके कि जिनके लिए वो आवाज उठा रहे हैं वो डिक्लेयर्ड दहशतगर्द हैं, वो टेररिस्ट हैं, उन्होंने पाकिस्तानियों को मारा है। आज के दिन 10 बंदों के नाम बता दें जो कि तरीके लबैक के उस धरने में मारे गए। यहां पे तो एक ड्रॉप साइट न्यूज है, उन्होंने खबर चलाई कि 1000 बंदा मार दिया जी फौज ने। बाद में पीटीआई के जो लोग हैं वो कम करते करते 200-300 के ऊपर लेके आ गए। बाद में उनका वकील सामने आया जी, उसने कहा जी हमारे 25 बंदे गायब हैं। सारे बंदे सामने आ गए। जो पुलिस वाले मरे हैं उनकी लाशें आज भी सबको पता है, उनके नाम सबको पता है। क्रैकडाउन हुआ, क्या ये जो मुसन्नफीन हैं और राइटर्स ये नहीं जानते कि जो इस तंजीम के सरबराह थे, अनस रिजवी हैं या साद रिजवी हैं, वो फौजी जर्नलों के घर दमाद बने हुए हैं? ये बात बताने में या ये बात समझने में मतलब कोई उनको किस तरह का एविडेंस चाहिए? जो फौज के लिए खुद काम करने वाले लोग हैं वो ओपनली ये बात कह रहे हैं कि वो फौज के पास हैं, आईएसआई के पास हैं, घर दमाद बना के रखा हुआ है टॉप मोस्ट फौजी जर्नलों ने। क्या सबूत चाहिए इस चीज के बारे में? क्यों उनको सामने नहीं लाया जाता? क्यों उनको एलिमिनेट नहीं किया जाता? पीटीआई के लोगों को तो मैं समझ नहीं रहा, एक बड़ी अच्छी उनकी मूवमेंट अपोजिशन के हवाले से चल रही थी, वो इमरान खान की रिहाई के लिए जो है वो एक मुहिम चला रहे थे। उनके 20 कायदीन जेल के अंदर हैं, यकदम जाके वो तरीके लबायक दहशतगर्द जमात के साथ मिलकर बैठ गए। उनको यहां तक समझ नहीं आया, यहां तक समझ नहीं आया कि कहां हैं इनके लोग जिनके खिलाफ वो तरीके लबैक टीएलपी के लोगों के खिलाफ जो है वो क्रैकडाउन हो रहा है। कहां हैं वो लोग जिनके खिलाफ क्रैकडाउन हो रहा है? अभी चंद दिन पहले कोई वाकया आया एक टेलीविजन के ऊपर, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता, उसके ऊपर एहतजाज करवाना था। पाकिस्तान के तमाम शहरों में एहतजाज हुआ, इतनी बड़ी बड़ी रैलियां निकली टीएलपी की, तहरीके लबैक की, लाहौर के अंदर, पंजाब के दीगर शहरों के अंदर, के इंसान के होश खता हो जाते हैं। ये अरीबा शाहिद साहबा और आसिफ शहजाद साहब के जो क्रैक डाउन है टीएलपी के, उसके बाद की बात कर रहा हूं, चंद दिन पहले की, 2-3 हफ्ते पहले की बात कर रहा हूं। जितनी बड़ी रैलियां निकली शायद तारीख में उनकी मिसाल नहीं मिलती। तहरीके इंसाफ के लोगों को तो फिर भी समझ नहीं आई। उनको यह समझ नहीं आई कि यार हमें तो 10 बंदे नहीं इकट्ठे करने देते किसी शहर के अंदर, और हम टीएलपी की झोली में जाके बैठ गए, पूरी तहरीक का बेड़ा गर्क कर दिया। हर शख्स आवाज उठाता था इमरान खान की रिहाई के लिए, हर शख्स कहता था इनके ऊपर जुल्म हो रहा है। वो जाके ऐसे बैठे हैं टीएलपी के साथ कि वहां से निकलने का नाम ही नहीं ले रहे। हालांकि सिर्फ इतना है कि जो पार्टी के सरबराह हैं गौहर खान, या जो सेक्रेटरी जनरल हैं, या कोई भी वो सामने आकर इतना कह दें कि कोई चंद लोग हैं उन्होंने गलत बात की थी, इमरान खान साहब को गलत मालूमात की गई जेल के अंदर, जिसकी वजह से उन्होंने 400 लोगों के मरने की बात जो है टीएलपी के बयान की सूरत में शेयर कर दी। हम उसको गलत समझते हैं और उससे पीछे हटते हैं। नहीं, वो उनके साथ बैठे हुए हैं। वो अपने आप को सियासी पार्टी, लोग मेरे जैसे लोग कह रहे हैं भाई आप सियासी पार्टी हैं, वो कह रहे हैं नहीं हम टीएलपी के साथ हैं। उनसे पूछें कि जी बंदे मरे हैं, बताएं, नाम बताएं, किधर हैं बंदे। अगर उस वक्त नहीं, पंजाब के अंदर तो कोई बंदा ढका छुपा नहीं है, हम चले जाते हैं ट्राइबल एरियाज में, बलोचिस्तान में ये सूरत हाल हो सकती है, उनके पास कोई नाम ही नहीं है, लेकिन जिद में बैठे हुए हैं। मेरा पॉइंट क्या है अरीबा शाहिद साहबा से और आसिफ शहजाद साहब से, कि 10 बंदों के नाम बता दें जिनके खिलाफ, जिनको मारा गया वहां पे। ये बता दें कि अगर जिस तरीके से ये 3 हफ्ते पहले एक टीवी चैनल पे होने वाले वाकये के खिलाफ एहतजाज के लिए ये टीएलपी के लोग बाहर निकले थे और फौज ने पाकिस्तान भर में उनकी हिफाजत की, पीटीआई को इजाजत क्यों नहीं है निकलने की? पीटीआई वाले तो अपने लिए बात नहीं करेंगे, मैं उनके लिए बात कर देता हूं। पीटीआई वालों को इजाजत क्यों नहीं है बाहर निकलने की? इसलिए कि पीटीआई की क्यादत के राब्ते हैं, आम उनका जो वर्कर है वो एक सियासी वर्कर ही है, उसकी डायरेक्शन गलत हो सकती है, उसकी सोच गलत हो सकती है, वो जज्बाती हो सकता है, लेकिन है तो पाकिस्तानी, है तो इंसान ना। लेकिन वो चूंकि बात कर रहा है कि ये जो ताकतवर लोग हैं गलत हैं, तो उनको तो इजाजत नहीं है सामने आने की। जब मौकफ लिया है राइटर्स ने, तो उन्होंने आगे से क्या कहा है? उन्होंने कहा ये पाकिस्तान के अंदर का मामला है। लेकिन आप इंतहा देखें कि जब आपने सहाफत के नाम पे झूठ बोलना हो तो आप कितनी बददियानती से हकाइक के ऊपर एक पर्दा डाल के उसको लोगों के सामने पेश करते हैं।
अरे भाई, इन दहशतगर्दों की सपोर्ट, इन दहशतगर्द तंजीमों की सपोर्ट, आज के दिन फौज छोड़ दे, आज के दिन पाकिस्तान आगे चलेगा। लेकिन हमें पाकिस्तानी होने के बावजूद हमारे दिल में पाकिस्तानियत नहीं है, पाकिस्तान के लिए मोहब्बत नहीं है। हमारे दिल में सिर्फ ताकतवर की मोहब्बत है कि उसकी खुशनुदी हासिल कर लें, और हम फिर झूठ पे झूठ तराशते हैं, और फिर हमें शर्म भी नहीं आती तराशते हुए। आगे चलते हैं नाज़रीन, ब्लास्फेमी के जो केसेस हैं उनके ऊपर मैं बात करता हूँ। अच्छा, अब इन्होंने, मैं आपके सामने तफसील उस तरह पढ़ूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। इन्होंने बेसिकली केस ये बनाया है, कोशिश पूरी ये है कि उस पूरी सूरत हाल को बयान ना किया जाए कि किस तरीके से ये गैंग ऑपरेट कर रहा था, किस तरीके से ये एक्सपोज हुआ, और किस तरीके से लोगों के सामने हकाइक लाए गए, और किस तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने टेकअप करके लाइव स्ट्रीम दिखा के पूरी दुनिया के सामने उसको खोल के रख दिया। सारे जो फैक्ट फोकस ने हकाइक जमा किए थे वो वहां अवाम के सामने आए। सिर्फ यह है कि उस तरह की बात की तरफ ना जाया जाए कि एक सोशल एक तब्दीली आई है, एक टॉपिक जिसको टैबू समझा जाता था पाकिस्तानी माशरे के अंदर, लोग बात करते हुए डरते और घबराते थे। फैक्ट फोकस की इस तहकीकाती सहाफत के जरिए वो टॉपिक टैबू टॉपिक नहीं रहा, एक नेशनल टॉपिक बना, और आज के दिन वो टॉपिक जो है वो किसी भी जगह पे डिस्कस हो सकता है, उसके ऊपर बात हो सकती है। उस चीज को मजीद मजबूत किया जैसे सरदार एजाज इसहाक ने, जब उन्होंने लाइव ट्रांसमिशन पूरी दुनिया के सामने रखी। अब उसको रंग क्या दिया जा रहा है कि जी आर्मी चीफ साहब जो है वो कुछ कर रहे हैं। मैं आपको बिल्कुल दयानतदारी से बताता हूं कि सियासी फौज जब गवर्नेंस में मुदाखलत करती है तो उस पर तनकीद होती है, पहले भी की है, आइंदा भी करेंगे। लेकिन मैं उस तरह का बंदा नहीं हूं। अगर तरीके लबैक के खिलाफ कभी कार्रवाई फौज करेगी, अगर लश्कर तैयबा के खिलाफ फौज कार्रवाई करेगी, तो मैं फौज की नहीं, मैं आसिम मुनीर की भी इसी निशिस्त पर बैठ के तारीफ करूंगा। क्यों? को मेरी जाती दुश्मनी नहीं है। मैं जो भी तनकीद करता हूं वो प्रोफेशनल तनकीद होती है हमेशा। हम समझते हैं कि फौज ये चीज गलत कर रही है, आज के दिन भी करे तो हम करेंगे। अगर ये सिंसियर होते ब्लास्फेमी के केसेस को खत्म करने के हवाले से, या जो झूठे केसेस हैं उनके बारे में कोई मस्बत पेशरफ्त करने के बारे में, तो सबसे पहली मिसाल तो आप जुनैद हफीज साहब की ले लें। प्रोफेसर हैं, फुल ब्राइट स्कॉलर हैं, अमेरिका से पढ़ के गए हैं। मुझे ये दोनों राइटर्स मुसन्निफीन जो इस खबर के कोई एक शवाहिद बता दें केस की फाइल देख के। सबसे बड़ा हथियार पाकिस्तान में ये इस्तेमाल किया गया ये ब्लास्फेमी गैंग्स की तरफ से। नहीं नहीं नहीं, ऐ गल नहीं करनी, ऐ नहीं दसना की इल्जाम की है, ये इल्जाम बताना भी तौहीन रसालत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। भाड़ में जाए यार, घटिया लोग, इंसानों की जिंदगी तबाह कर दी, बकवास मार रहे हैं। ये लाए ना, ये दोनों मुसन्निफीन बताएं जुनैद हफीज के ऊपर जो इल्जाम है कि उसने फेसबुक पे ये लिखा, कहां पे एविडेंस उसका? 10 साल से ऊपर हो गए हैं, वो मुल्तान की जेल में सड़ रहा है, उसकी जिंदगी खत्म हो चुकी है। आज के दिन आप उसको रहा भी कर दे तो जहनी तौर पे वो शख्स की क्या हालत होगी? कोई एक डेवलपमेंट आपको नजर आई? उसका केस तक नहीं लगने दिया जाता लाहौर हाई कोर्ट के अंदर। अब आ जाएं जो ये बुनियादी तौर पे गलती कर रहे हैं, और यकदम उठ के इशू आया है, लिख के किसी ने दिया है, उसको पढ़ा और आगे रिपोर्ट कर दिया। सबसे पहली बात ये सुन लें कि केसेस रजिस्टर होते थे पहले, आज से 5-6 साल पहले तक। एक बुनियादी सी बात है, अगर कोई समझना चाहे तो 295C है तो पुलिस केस रजिस्टर करती थी। आहिस्ता आहिस्ता FIA का साइबर क्राइम विंग आया, उसने जो साइबर स्पेस में जो गलत चीज़ें हो रही थी, गैर कानूनी चीज़ें हो रही थी, उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की। अल्टीमेटली जो 295C है या बाकी जो कवानीन है पिनल कोड के, उसके ऊपर जो है उनको इख्तियार मिल गया कि वो उसके ऊपर भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये था कि वो अगर साइबर स्पेस में कोई तौहीन मजहब होती है, तौहीन रसालत जो है, तो वो उसके ऊपर भी एक केस जो है वो आगे चला सकते हैं, कार्रवाई कर सकते हैं। हुआ ये है नाजरीन कि 2024 में एक लॉ आया, और उस लॉ के तहत जो है एक नया अदारा नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कायम किया गया, जिसको NCCIA कहते हैं। ये उससे अलग था। इसने फंक्शन 2024 में शुरू नहीं किया, प्रॉपर ऑपरेशनल ये शायद 2025 के शुरू में हुआ। तो जो जनवरी 2025 में जो कानूनी सूरत हाल बनी, वो उस सूरत हाल से मुख्तलिफ थी, क्योंकि नया अदारा बन रहा था ना। समझने की बात है, जिद में जाना है, मतलब आप गौर से सुनेंगे आपको पता लगेगा खबर जिस बुनियाद पे बेचारों ने बनाई है वो बुनियाद ही झूठी और गलत है। अब कि जब वो नया इदारा बना तो उसकी जो कानूनी सूरत हाल थी वो 295C के तहत प्रोसीड ही नहीं कर सकता था। 295C के तहत जो सेक्शन 29 है उस एक्ट का, जो पहले साइबर क्राइम विंग जिसके तहत काम करता था, पिका जो है, इनके लॉ के तहत जो नया लॉ आया है उसके अंदर भी शुरू में वो नहीं कर सकते थे, ये ध्यान में रखिएगा। बाद में उसको लाया गया बीच में ना।
अब जो इनका नया अदारा बना उसमें कानूनी तौर पे ये मुमकिन नहीं था कि नई एफआईआर जो है वो 295C के जरिए कर सके, इसीलिए पुलिस में दर्ज हो रही है, इसीलिए पुलिस वाले दर्ज कर रहे हैं। मिसालें अभी फैक्ट फोकस की लेटेस्ट रिपोर्ट नदीम मसीह के बारे में वो इसी हवाले से है, पुलिस वाले अब भी कर रहे हैं। अच्छा, अब आपको मैं इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि अब उसकी वजह से जो समझ आ गई एनसीसीआईए वालों को हेडक्वार्टर में कि ये हम नहीं कर सकेंगे जब तक हमें वो 295C के तहत जो है वो इजाजत नहीं दी जाती, जिसका प्रोसेस चल रहा है। बाय द वे कैसे चल रहा है मैं आपको शायद बताता हूं। अब अगर आसम मुनीर साहब, ये गौर से सुनिएगा फिक्रे, अगर आसम मुनीर साहब पाकिस्तान के मालिक कुल है, जो चाहे कर सकते हैं, तो अगर आप ये कहें कि ये एनसीसी, अब साफी जब फंस जाता है तो वो नुक्ते निकालता है ना, तो अब वो कहें कि नहीं जी देखें वो तो अदारा ही नया इसलिए बनाया गया था कि ये केस ना बने, हालांकि अदारा उसका कंसेप्ट बड़े लंबे अरसे से चलता चला आ रहा है और उसने इस टाइम पे बनना था, इतना टाइम पाकिस्तान में अदारे बनने को लगता है। अच्छा, और उसका तमाम रिपोर्टिंग मौजूद है, कोई मैं अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा कि एक अदारा अलहदा बने और पूरी दुनिया में अलहदा अदारे बने फिर साइबर क्राइम को डील करने के लिए, और पाकिस्तान में साइबर क्राइम को आज तक डील नहीं किया गया, अब भी नहीं किया जा रहा, आइंदा भी नहीं किया जाएगा, सिर्फ जाती बदले लेने के लिए, सहाफियों को फिक्स करने के लिए या ब्लास्फेमी के नाम पे पैसे जोड़ने इकट्ठे करने के लिए ये काम साइबर क्राइम विंग ने पहले किया, अब ये लोग करना चाहते हैं। इनके रास्ते में ये रुकावट है कि वो 295C यानी कि जिसके तहत तो इन्हें मजहब के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, वो कर नहीं सकते अपने स्टेटरी जो स्टेटस है उसकी वजह से। अब कोई कह सकता है जी कि वो तो अदारा ही आसम मुनीर साहब ने बनाया है तो वो तो इसलिए किया है, तो इस तरह की बात, मतलब निकलने की कोशिश पतली गली से आप कह लें। बात यह है कि अदारा बना जनवरी 2025 में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 2024 के एंड तक जो केसेस के अंदराज का मामला है उसके ऊपर सख्ती कर चुकी हुई थी कराची की हद तक। हमारे यहां यह तरबियत होती है रिपोर्टरों की, सियासी जमात को क्रेडिट नहीं देना, अगर उनका क्रेडिट बनता भी है तो उठा के फौज को देना। इस चीज की फैक्चुअल एविडेंस मौजूद है कि उन्होंने इसके ऊपर मैक्सिमम सख्ती करनी, ये नहीं कहा कि ये करें और ये ना करें, उनका ये जो ड्रामेबाजी है इसको बंद करें। ये पीपल्स पार्टी ने इंश्योर किया सिंध के अंदर कि इस तरीके से मजहबी इंतहा पसंदी को फैलने से रोका जाए, नंबर 1। नंबर 2, इस्लामाबाद के अंदर जब ये कानून आया तो उन लोगों की इंटरप्रिटेशन ये थी कि अभी हम नहीं कर सकते, हम इख्तियार दो ताकि ऐसी दोबारा साइबर क्राइम विंग एफआईए वाला काम शुरू करें जिसपे काम जारी है। पॉइंट क्या उठा के लाएंगे ये लोग कि जी वो तो आसम मुनीर साहब ने अदारा बनाया था तो इसीलिए बनाया था कि वो ना बने। लाहौर के अंदर पूरा 2025 केस रजिस्टर होते रहे, तो आसम मुनीर साहब जो मालिक कुल हैं पाकिस्तान के हवाले से अगर बात की जाए तो उनका हुक्म क्या रावलपिंडी इस्लामाबाद पे चला, लाहौर पे नहीं चलना था। मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाता हूं जो केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं, जो पाकिस्तान के अंदर टीम काम करती है ब्लास्फेमी विक्टिम्स की, और फैक्ट फोकस में कंदील अजीम उनके साथ कोऑर्डिनेट करती हैं और पूरा वो इन्वेस्टिगेशन का सिलसिला चलाती हैं। मैं उनके जो काम किया हुआ है उसकी ग्राफिक्स आपको दिखाता हूँ, ये देखें। अब बात ये ईयर बाय ईयर कि किस किस शहर में किस तरह केसेस कम हुए, रेड लाइन लाहौर की है। तो क्या आसम मुनीर साहब का हुक्म जो है वो इस्लामाबाद में नाफिज हो गया और लाहौर में बढ़ना शुरू हो गए? इवन 2026 जनवरी के अंदर बच्चों को पकड़ा गया, और जब पकड़ लिया गया लाहौर के अंदर 2026 में, इस साल की बात कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ जो एफआईआर है उसकी डेट 2025 डाली गई, क्योंकि 2025 के अंदर ये स्टेटस था कि ब्लास्फेमी गैंग के जो वहां पे लोग हैं, जो ताहिर अशरफी मोटे से, जो आप सब लोग जानते होंगे, मोटा वैसे नहीं कहना चाहिए, किसी बंदे की जो जिस्मानी सूरत है उसको उस तरह नहीं पुकारना चाहिए, मैं उस पर माजरत चाहता हूं, लेकिन मैं सिर्फ याद दिलाने के लिए नाज़रीन को, उनके भाई हैं हसन मुआविया, जो इस दहशतगर्द जो विंग है पूरा ये नफरत फैलाता है, नबी अकरम सल्लम के नाम को उसको हकारत अमेज बना के पेश करता है ताकि पूरी दुनिया नफरत की नजर से देखे इस्लाम की तरफ, नबी की तरफ, गर्दनें काट दें, ये कर दें, वो कर दें। ये उसके सरबराह हैं लाहौर चैप्टर के ब्लास्फेमी गैंग के, वहां पे उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, और वो इस कानून के नए तहत नए अदारे बनने के बावजूद भी वहां करवाते रहे। अल्टीमेटली इस्लामाबाद से उनको कहा गया कि हम कर ही नहीं सकते, और मुझे जो सीनियर एडवोकेट हैं उस्मान वड़ाइच, मेरी अभी बल्कि थोड़ी देर पहले उनसे बात भी हुई इस हवाले से, मैंने उनका एक बहुत डिटेल इंटरव्यू भी किया है जो हम कल जारी करेंगे। खैर उसमें मुख्तलिफ मौजूआत हैं, ये इस मौजू पे नहीं है, वो आइनी और कानूनी सूरत हाल 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद अदलिया के इदारे के साथ क्या हुआ और ब्लास्फेमी के जो कमीशन बनने के मामला हैं वो कहाँ खड़े हैं, और उससे रिलेटेड जो कत्ल के केसेस की इन्वेस्टिगेशन है वो कहाँ खड़ी है, वो उस पर वो भी आप कल तक देख सकेंगे। लेकिन अभी मैंने उनसे पूछा, ये पहले बंदे हैं, पहले वकील हैं जो इस सारे केसेस के ऊपर जिन्होंने आके काम शुरू किया, उस्मान वड़ाइच साहब ने,
और उसके बाद फिर और भी बहुत ही काबिल एहतराम वकील और दोस्त जो हैं वो शामिल हुए और उन्होंने इन ब्लास्फेमी विक्टिम फैमिलीज के लिए आवाज़ उठाई। उस्मान वड़ाई साहब यही कह रहे थे कि इस जो नया कानून के तहत अदारा बना है, फिलहाल इनके लिए मुमकिन नहीं है कि वो FIR रजिस्टर कर सकें। इसके बावजूद ये लाहौर में रजिस्टर करते रहे और वो बता रहे थे कि वो कोई पिटिशन लेके जाएंगे और वो बताएंगे अदालत को कि इन्होंने समझाओ कि ये कर ही नहीं सकते अभी। तो ये बुनियादी वजह है जिसकी वजह से केसेस रजिस्टर नहीं हो पा रहे। और अगर आर्मी चीफ ने रोका था तो फिर लाहौर में कैसे रजिस्टर हो गए दर्जनों केसेस 2025 के अंदर। नंबर 1। नंबर 2, ये आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, मरियम नवाज साहबा ने बकायदा, अब क्योंकि अब ये प्रॉब्लम आ रहा है ना कि जो नया अदारा बना है वो 295C के तहत नहीं कर पा रहा, तो अब हाथों में खारिश हो रही है फौज के और बाकी कि अभी वो अगर डालेंगे तो फिर इंटरनेशनली वही जो पता नहीं कौन सा यूरोपियन यूनियन वाला वो स्टेटस है और इस तरह के मामलात के ऊपर। अभी आपने यूरोपियन यूनियन की रिपोर्ट भी देखी होगी, वहां पे भी थोड़ा सा मेंशन आया था, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है फिलहाल करना। तो किस तरीके से रास्ता निकाला जा रहा है कि वही GSP स्टेटस के लिए सजाए मौत के ऊपर वो मोरेटोरियम रख के उसको रोक के तो बंदे मारने का सिलसिला जारी है। मतलब अगर सजाए मौत दी जाए तो शायद एक साल में 25 से 30 लोगों को सजाए मौत हो, वो 2500 लोग एक साल में मार रहे हैं। और इस तरह के सहाफियों के मुताबिक ये बड़ा अच्छा हो रहा है। इसलिए हो रहा है कि जी कानूनी सूरत हाल जो है वो यूरोपियन यूनियन को तो हम ये दिखा रहे हैं ना, हमने रोका हुआ है। तो अब वो पीका लॉ के तहत सिर्फ कार्रवाई कर सकता है जो NCCIA है सेक्शन 29 के तहत। और अगर उसमें 295C फौरी तौर पे डालते हैं तो वो यूरोपियन यूनियन वो उसका स्टेटस का मसला है। तो फिर अगर ये बात है जो इस रिपोर्ट में तासुर दिया है इन लोगों ने, तो फिर ये सिलसिला रुक जाए ना, पुलिस तो कर रही है इधर। ये आपके सामने स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा आपको कि मरियम नवाज साहब की पंजाब गवर्नमेंट CTD काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के अंदर बकायदा विंग बनाया गया है कि ब्लास्फेमी केसेस रजिस्टर किए जाए यहाँ पे, कि ब्लास्फेमी फैल रही है, नौजवान जो है वो गुस्ताखी कर रहे हैं, वो सोशल मीडिया के ऊपर बैठे कोई गुफ्तगू कर रहा है, कोई सवाल पूछ रहा है, किसी को उलझाया गया है, किसी को ट्रैप किया गया है, कोई वैसे सवाल पूछ रहा है। मैंने आपको जिक्र किया था पिछले टाइम के पिछले एक वीलॉग में कि जो प्रॉफिट हैं उनकी वाइफ्स के हवाले से बात लोग डिस्कशन कर रहे होते हैं, जो कि डिस्कशन होती है और उसके अंदर से गुस्ताखी का पहलू निकाल के सजाए मौत के केसेस में उनको अंदर कर दिया जाता है। दूसरी जो बहुत अहम चीज इस हवाले से हुई, खुसूसन इस्लामाबाद में फौरी तौर पे इस सूरत हाल को क्यों समझ लिया गया, वो ये था कि जो FIA का साइबर क्राइम विंग था वही NCCIA बना। इस्लामाबाद के साइबर क्राइम विंग के खिलाफ जो फैक्ट फोकस की तहकीकात थी फरवरी 2025 में, उसमें क्लियरली एस्टेब्लिश कर दिया गया कि किस तरीके से नौजवान बच्चों को कत्ल किया गया। और उसमें बराह रास्त सिटिंग ऑफिसर्स जो थे शामिल थे, जो साइबर क्राइम विंग के जो फैसिलिटेट कर रहे थे उस कत्ल को, जिसमें मुदस्सर शाह एक अफसर थे, डिप्टी डायरेक्टर, जो कुछ टाइम पहले हमारी रिपोर्टिंग से उनको पेशावर भेजा गया था। वो बराह रास्त कत्ल के मामलात में लाहौर में भी पहले वो तैनात रहे, वहां भी मुलव्वस थे कत्ल में, इस्लामाबाद में भी मुलव्वस थे। अब ये कोई फैक्ट फोकस की कोई इनसाइड रिपोर्टिंग नहीं थी। फैक्ट फोकस ने इस्लामाबाद पुलिस की एक तफ्तीश जो कि शवाहिद की रोशनी में, डिजिटल और फोरेंसिक एविडेंस की रोशनी में एस्टेब्लिश की कि ब्लास्फेमी गैंग के सरबरा एडवोकेट राव अब्दुल रहीम बराह रास्त इस्लामाबाद के रावलपिंडी के एक 21 साला बच्चे अब्दुल्ला शाह के कत्ल में मुलव्वस हैं। उनको बुलाया जाता है घर से राव अब्दुल रहीम का नंबर इस्तेमाल करते हुए और बाद में उनको तशद्दुद करके मारा जाता है सेक्टर G8 में, और फिर उनको ले जाके बनी गाला के जंगलात में उनकी लाश के टुकड़े करके वहां फेंका जाता है। और बाद में चक शहजाद में जो NIH एक इंस्टीट्यूट है उसकी जो सिक्योरिटी वाले हैं वो लाश के टुकड़े ढूंढते हैं, पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, लंबी कहानी, और पता लगता है कि ये लाश बुनियादी तौर पे गायब हो जाने वाले जिसको पुलिस ढूंढ रही है सैयद अब्दुल्ला शाह की है। और फिर ये सारा डिजिटल एविडेंस इकट्ठा होता है और फिर जब फैक्ट फोकस तहकीकात करता है तो फिर वो जो FIA के अफसरान उस कत्ल के पूरे मामलात में, खुसूसन सैयद अब्दुल्ला शाह कत्ल में बराह रास्त मुलव्वस जो है साबित होता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से कि एक तरफ बच्चा अगवा होता है, उसके लाश के टुकड़े किए जाते हैं, गर्दन अलहदा है, बाजू के टुकड़े हैं, टांगों के टुकड़े हैं, धड़ के टुकड़े हैं। तो उस हवाले से उस बच्चे के वालिद के खिलाफ तौहीन रसालत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्ज किया जाता है। और फिर उसके बाप को
मजबूर किया जाता है कि वो पुलिस के सामने जाके बयान दे कि मैं ये कार्रवाई जारी नहीं रखना चाहता। और मैं समझता हूं कि एडवोकेट राव अब्दुल रहीम मेरे बच्चे के मुजरम नहीं है। अब ये बहुत बड़ा ब्लो बैक था पाकिस्तान में हुकूमत के लिए, लॉ मिनिस्ट्री के लिए, एफआईए के लिए, एफआईए साइबर क्राइम विंग के लिए जो एनसीसीआईए बन चुका हुआ था, और उन ताकतवर हलकों के लिए, क्योंकि राव अब्दुल रहीम, जिनका तारफ, तफसीली तारफ आप बहुत जल्द पढ़ेंगे भी सही, वो इस सारे मामले के अंदर एक 100% प्रूव मर्डर के अंदर सामने आ गए थे, और एफआईए के तमाम अफसरान आ गए थे। यहां पे वो आके केयरफुल हुए। और दूसरी तरफ ये सूरत हाल थी कि लॉ की इंस्टीट्यूशन ऐसी बन गई थी, वो 295C के तहत केसेस दर्ज नहीं कर सकते थे। सबूत मेरी बात का आपके सामने है कि लाहौर के अंदर केसेस के अंदर आज का सिलसिला जारी रहा पूरे 2025 के अंदर। टूवर्ड्स द एंड ऑफ 2025 उनको रियलाइज हुआ, या उनको बताया गया या रोका गया कि ये अदालत के अंदर जाके सारी एफआईआर क्वैश हो जाएंगी, क्योंकि हम ये कर ही नहीं सकते फिलहाल। इंतजाम जारी है, थोड़ा ये सब्र करो, तानू रिस्क कर बैठा मिलेगा 295C के जरिए। ये रिपोर्टिंग है। क्या सहाफत का ये इस्तेमाल दुरुस्त है? क्या सहाफत का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हुए राइटर जैसे अदारे के जरिए इस तरह की फिल्थ रिपोर्ट की जा सकती है, हकाइक बना के? आपको बुनियाद का नहीं पता कि ब्लास्फेमी केसेस हैं क्या? अगर आपको कोई जिद थी कि आपने इन इन लोगों से बात नहीं करनी, तो आप एनसीएचआर, जिसको आपने कोर्ट किया है, उनसे वजूहात ही पूछ लेते। एनसीएचआर से तो बेहतर कोई अदारा ही नहीं था आपको बता सकता कि क्या चीज हुई है क्या नहीं हुई। वो आपको बता देता कि यार ये तो केस फिलहाल रजिस्टर ही नहीं हो सकते, इसलिए केस रजिस्टर नहीं हो रहे। क्या जो केसेस रजिस्टर हैं, जिसके अंदर अदालतें करार दे चुकी हैं कि यार ये तो कोई एविडेंस ही नहीं है, बिल्कुल झूठे केसेस हैं, क्या उसके बाद जो है बच्चे जो है वो एक्विट हो गए हैं? बाद लोगों को जमानतें मिली हैं, वो मुसलसल पेशियों पे आ रहे हैं। जब पेशी पे आते हैं, उनकी पूरी फैमिली की लाइफ जो है, एक उनकी जिंदगी जो है वो स्टेक पे लगी होती है कि किसी टाइम भी कोई मार देगा आके। जितना दबाव और परेशानी इन लोगों के ऊपर पहले थी 2022-23 से पहले, उससे दुगना हो चुकी हुई है। और देखें, अब चूंकि उनको एक मसबत चेहरा दिखाना है यूरोपियन यूनियन को, कि उन्होंने पॉइंट आउट किया स्पेसिफिकली कि आप ब्लास्फेमी लॉज के तहत ये नौजवान बच्चों को रिपोर्ट कर रहे हैं, मीडिया की रिपोर्टिंग मौजूद है, एनसीएचआर की रिपोर्ट्स मौजूद हैं, तो अब जो है वो इस तरह की मतलब एक रिपोर्टिंग, कोई एक फैक्ट इसके अंदर, टीएलपी के बारे में मैंने लफ्ज ले लेके बोला है आपके सामने, कोई एक फैक्ट यहां पे बता दें, ये कोई एक हकीकत इनके पास हो क्रैकडाउन के हवाले से। जेलों में ये पहले भी डालते रहे हैं, कार्रवाइयां ये अपने तालिबान, लश्कर जंगवी, सपा साहबा के खिलाफ भी करते रहे हैं। क्या उन्होंने पेट्रोनेस छोड़ दिया? निकाला नहीं पूरे पाकिस्तान में टीएलपी को, सिर्फ 3 हफ्ते पहले अर्ज किया ना मैंने, पीटीआई को भी निकलने देना। फिर ये इस तरीके से मैं समझता हूं सहाफत के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना झूठ फैलाने के लिए, बेबुनियाद बात फैलाने के लिए, इंतहाई ये कंडेमनेबल है। मैं जरूर राय से इख्तलाफ करता अदब के दायरे में रहते हुए, अगर राय होती तो। ये फैक्ट्स थे और फैक्ट टोटली गलत थे, बुलशिट थे, और ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन मुझे उम्मीद है, मैं लिखूंगा भी सही, कि राइटर्स के अदारे को इस तरह की जो चीज़ है इसका नोटिस लेना चाहिए और इसको रोकना चाहिए। नाज़रीन, प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया।